गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और ये है उसका लेक्चर 07। ये लास्ट लेक्चर होगा रिलेशंस के ऊपर। पहले 6 लेक्चर्स में मैं पूरी थ्योरी, जितने तरह के रिलेशंस हो सकते हैं उनके ऊपर जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और लगभग 80% एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में भी हमने प्योरली क्वेश्चन करे थे, कुछ 10 क्वेश्चंस थे और आज भी हम कुछ 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे रिलेशंस को हर तरह से। तो जितने भी वेरिएशंस बन सकते हैं क्वेश्चंस के एनसीईआरटी से और कोई रेफरेंस बुक से, वो मैं उठा चुका हूँ और बाकी बचे हुए आज 12 क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर भी क्वेश्चन बेस्ड होगा प्योरली। इसमें एक कंसेप्ट और सिखाना है मेरे को, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूला एम, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अब जो लेक्चर 08 होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। तो ये रिलेशंस के ऊपर है और फंक्शन का लेक्चर 08 आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में, तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट x इक्वल्स टू द सेट ऑफ 1 to 9 and let R1 be a relation in x given by R1 equals to the set of all x, y such that x minus y is divisible by 3 and R2 be another relation on x given by R2 equals to the set of all x, y such that x, y is a subset of 1, 4, 7 or subset of 2, 5, 8 or subset of 3, 5, 3, 6, 9. Show that R1 equals to R2। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 43 है। तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। तो देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया है कि दो रिलेशन है। R1 की डेफिनेशन तो ये है कि x, y तब R1 में लाइक करेंगे जब उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो, या यूँ कहूँ कि उनका जो डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल हो, ऐसे कह सकते हैं। और R2 तब डिफाइन होगा जब x, y R2 में तब लाइक करेंगे जब उनका सेट, यानी कि x, y को अगर मैं ऑर्डर पेड की जगह सेट में लिखूँ ऐसे, तो वो इनमें से किसी भी एक सेट का सबसेट हो जाए। समझ में आइए, R2 की डेफिनेशन है। हमें प्रूव करना है कि दोनों डेफिनेशन इक्वली है, चाहे डेफिनेशन दिखने में अलग अलग हो, लेकिन इनका जो भी एक ऑर्डर पेयर आएगा लास्ट में R1 और R2 वो बराबर आएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्लियरली R1 एंड R2 आर सबसेट्स ऑफ x क्रॉस x। In order to prove R1 equals to R2, it is sufficient to show that R1 is the subset of R2 and R2 is the subset of R1। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, उसी की थ्योरी थी कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है और कोई दूसरा सेट उसी सेट का सबसेट है, मतलब एक दोनों आपस में ही एक दूसरे के सबसेट हैं, तो वो दोनों सेट तभी ऐसा पॉसिबल है, ये दोनों कंडीशन एक साथ तभी लग सकती है इक्वेशन 1 और 2 जब वो दोनों सेट आपस में इक्वल हो। तो हमें भी अगर दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, R1 इक्वल्स टू R2, तो एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, R1 की डेफिनेशन लिख दी। अब हमने जिसमें एक बात नोटिस करी, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इसलिए पहले से लिख दिया मैंने, कि नाउ इट इज़ क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स दिस एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई आपके R2 के डेफिनेशन में जो तीनों सेट दे रखे हैं, इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट उठा लो। भाई आपसे ये तो कहा गया है कि x, y सबसेट होना चाहिए इनमें से किसी भी सेट का। तो मान लो एक एग्जाम्पल ले लें, इसके सबसेट बनाओ, क्या क्या बन सकते हैं, 1, 4, 4, 7 और 1, 7। इतने बन सकते हैं क्या? नहीं सर, 1, 1 भी बन सकता है, 4, 4 भी बन सकता है और 7, 7। तुमने कहा ये तो सबसेट होते ही नहीं इसके। मैंने कहा एक बात बताओ, सेट के अंदर ये तो इसका सबसेट है 1 का। तुमने बोला बिल्कुल है। मैंने बोला कि तुम्हें याद होगा 11th में पढ़ा होगा, ये सब आपस में बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं देखा जाए तो, क्योंकि हम सेट में किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इनमें से जो भी x, y ये सब बनेंगे उन वो कैसे भी हों, पर उन दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा, 3 का मल्टीपल या 3 से डिविजिबल होगा। 0 इस केस में 0 आ रहा है इनका डिफरेंस, तो वो भी क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल। तो हमने ये लाइन लिख दी। समझ में आया? तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि मैंने R1 और R2 के इक्वल करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब तो बस हमें सबसेट दिखाने एक दूसरे के। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेक हो गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, लेट x, y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R1। ठीक है, तो मान लो दैट इज x, y बिलोंग्स टू R1। मान लिया x, y कोई R1 में बिलोंग करता है। अब लास्ट में ये प्रूफ कर दूंगा कि ये x, y R2 में भी बिलोंग करेगा। तो यानी कि R1 किसका सबसेट हो गया, R2 का। उसी तरीके से उल्टा करेंगे, यानी कि इसमें कोई x, y लाइक करता है, उसका मतलब क्या है कि x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3 इक्वल्स टू x माइनस y इज मल्टीपल ऑफ 3। एक ही बात है।
ठीक है बच्चों, 3 से डिवाइड वही नंबर होता है जो 3 की टेबल में आता है, और अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 का क्या है, मल्टीपल, इसलिए तो 3 की टेबल को मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं अपन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी तुमने ये लाइन क्यों लिखी थी, इतनी मेहनत क्यों करी थी, इसी के लिए तो करी थी। अगर x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब अगर इसी x वाई को मैं सेट की फॉर्म में लिखूँ, दैट इज x वाई क्या रहा होगा, या तो 147 का सबसेट होगा, या फिर यही x वाई किसका सबसेट होगा, 258 का, और या फिर यही x वाई किसका सबसेट रहा होगा, 3, 6 या 9 का। मतलब वो x y का ऑर्डर्ड पेयर जो तुम्हारे R1 में लाई करता था, अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को x और y को मैं ऑर्डर्ड पेयर की जगह सबसेट के रूप में लिखूं, मतलब सेट जो ब्रैकेट होते हैं कर्ली ब्रेसेस उसमें लिखूं, तो उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से वो या तो इन तीनों के सबसेट ही होंगे, क्योंकि अभी हमने लिख दिया है कि दोनों की इनका सबसेट होना या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना एक ही बात है। आप इसके अगर सबसेट हो ऐसे वाले डुअल सबसेट, समझ गए, तो आप ऑब्वियसली 3 के या तो मल्टीपल होंगे या फिर आप 3 से डिवाइड हो जाओगे। यानी कि अगर x वाई इसमें लाइक करता है तो सर ये तो R2 की डेफिनेशन थी, R2 की डेफिनेशन ही यही थी कि कोई भी x वाई ऑर्डर्ड पेयर R2 में तब लाइक करेगा जब x वाई का सेट इन तीनों का सबसेट हो। यानी कि ये अब ऑर्डर्ड पेयर x वाई किस में लाइक करेगा, R2 में। सर आपका ये तो R1 से शुरू हुआ था, किस में मिल गया, R2 में। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 इज़ द सबसेट ऑफ R2। ये पहली इक्वेशन, ये बहुत फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सर आगे की कंडीशन करें, नाउ लेट a, b, अब a, b R2 में ले लेते हैं। अब उल्टा स्टार्ट करते हैं, R2 से लेंगे तो देखेंगे कि वो R1 में लाई करेगा। a, b R2 में लाई करे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी सर, ये कंडीशन होगी कि वो a, b या तो 147 का सबसेट हो, या फिर वो a, b 258 का सबसेट हो, या फिर वो a, b जो है 3, 6 और 9 का सबसेट हो। सर इनका सबसेट होने का तो क्या मतलब हो गया, इसका सबसेट होने का मतलब तो हो गया कि a माइनस बी जो है ना वो होगा डिविजिबल बाई, या a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। पहले a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सर इसका तो ये मतलब है कि इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। सर लेकिन अगर ऐसे दो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हो वो तो किसके डेफिनेशन में आते हैं, R1 की। यानी कि ये a, b किस में मिलेगा, R1 में। अरे सर जो R2 में मिल रहा था वो आपको R1 में भी मिल रहा है, यानी कि R2 किसका सबसेट हो गया, R1 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं तेरा सबसेट और तू मेरा सबसेट, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R1 इक्वल्स टू R2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। क्लास 11 का चैप्टर बनता सेट्स, उसी की थ्योरी हमने यूज़ करी थी, जल्दी से नोट कर लो। तो 1, 2 और 3 आई होप नोट हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, define a relation r in x given by r is the set of all a, b such that f of a equals to f of b. Examine whether r is an equivalence relation or not। ये आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर 44 है। और क्वेश्चन देख के ये मत घबराना कि भाई अभी तो आपने फंक्शंस पढ़ाए नहीं, इसमें फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इवन अगर आपने क्लास 11 के फंक्शंस नहीं पढ़े तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ यूज़ ही नहीं होगा। जल्दी से बोर्ड पे देखेंगे अब। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अभी मत रोना कि सर फंक्शन तो आपने पढ़ा ही नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्लास 11 के फंक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। और वो मैं अभी लेक्चर जो 8 लूँगा पूरा रिवीजन कराऊंगा क्लास 11 का, तो जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वहाँ पढ़ लेना। यहाँ फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है अभी के लिए। इतना मान लो कि फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो और बदले में आपको आउटपुट मिलता है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। आपने मशीन में धागा डाला, कोई मशीन है बदले में इस धागे का वो रुमाल बना के दे सकती है। अब वो किस शेप का देगी, रुमाल ही देगी या कुछ और देगी, वो किस पर डिपेंड करता है, मशीन की आपने प्रोग्रामिंग क्या करी, क्योंकि धागा तो वही है। वैसे ही फंक्शन में कुछ इनपुट होता है, आपने ए इनपुट दिया, बदले में हो सकता है बी दे, सी दे, डी दे, आउटपुट कुछ भी दे सकती है फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से। तो फंक्शन एक मशीन होती है, इतना मान लो। यहाँ देखते हैं, हालांकि यहाँ तो उसका भी यूज़ नहीं है। तो हमको चेक करना है कि सर कोई फंक्शन है एक्स से वाई में दो सेट में डिफाइन होता है रिलेशन की तरह, एक स्पेशल काइंड का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताना है कि जो एक रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में लाई करते हैं तो उन दोनों ही वैल्यू पे फंक्शन बराबर होंगे। समझ में आया। तो ये एक रिलेशन है एक्स के ऊपर, हमें देखना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं।
अगर आपके मन में इंटरेस्ट हो गया सर ऐसा बताओ कहाँ होता है, मैंने कहा मैंने डिफाइन कर लिया, मान लो एफ ऑफ एक्स मैंने डेफिनेशन दी है एक्स स्क्वायर, तो आप देखो एफ ऑफ -1 भी एफ ऑफ 1 के बराबर होगा। एफ ऑफ -1 पे क्या आंसर आएगा 1, और एफ ऑफ 1 पे भी क्या आएगा 1। तो ऐसा हो सकता है ऐसा कोई फंक्शन रहा हो, हमें नहीं पता यहाँ क्या डेफिनेशन है। तो हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं, तो हमेशा की तरह रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे बच्चों। तो लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मान लो ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट एक्स का, तो सर उस पर तो दोनों फंक्शन की वैल्यू हमेशा बराबर होगी सर ही, मतलब खुद पे तो फंक्शन इक्वल होगा ही होगा। एफ ऑफ ए के बराबर है, अगर ए के बराबर है तो यानी कि ए कोमा बे इम्प्लाइज दैट ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को, यानी कि आर क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री क्या होती है कि अगर ए कोमा बी रिलेटेड है तो बी कोमा ए भी रिलेटेड होंगे। तो मान लो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए कोमा बी बिलोंग्स टू एक्स। तो कोई दो नंबर हैं जो एक्स में लाइक करते हैं, मान लो कि वो रिलेशन में लाइक करते हैं, ये दोनों रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है। सर कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करें, वैसे कॉम्यूटेटिव क्या तो इक्वल वाली बात है, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा या इक्वल वाली बात है। तो एफ ऑफ बी भी एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, एल एस आर एस एस बराबर होते हैं आपस में। सर अगर ये आपस में बराबर है तो यानी कि बी कोमा ए भी किस में लाइक कर रहे होंगे आर में। इसका मतलब क्या हुआ सर, हर ए कोमा बी जो आर में आता है उसके लिए हर बी कोमा ए भी आर में आएगा, यानी कि आर क्या हो गया बच्चों, आर इज सिमेट्रिक, SY है यहाँ पर है ना, सिमेट्रिक हो गया। अब अगर ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो हमारा फंक्शन इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो मान लो लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एक्स। इन दोनों का क्या मतलब है, देन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होगा और एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ सी के बराबर होगा। इन दोनों का कंबाइंड मतलब क्या हुआ कि सर आपका एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा ए कोमा सी भी आर में लाइक करेगा, यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा सी आर में हो और आपको ए कोमा सी भी आर में मिल जाए। इसी की डेफिनेशन, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो आपका आर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कॉमा therefore R is an equivalence relation। आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में समझाने लायक कुछ और है भी नहीं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फास्ट। सो आई होप नोट कर लिया होगा। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 देन show that the number of relations containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। ये आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर 47 है, मिसलिनियस में आता है आई थिंक। तो बच्चों जल्दी से बोर्ड के ऊपर देखिए, क्वेश्चन हमसे कहा है कि भाई एक सेट है A 1, 2, 3, हमें इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करना है और हमें बताना है कि अगर हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जो रिफ्लेक्सिव तो हो, ट्रांजिटिव तो हो, सिमेट्रिक ना हो और उस रिलेशन में 1, 2 और 2, 3 मिनिमम होने ही चाहिए, तो ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस 3 ही बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, रिकॉल करवाओ कि भैया एक सेट A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, जिसमें जैसे कि सबसेट है यानी कि 2 की पावर n। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन बन ही कितने सकते हैं इस पर, 2 की पावर 3 यानी कि 8। उनमें से भी जैसे हमें चाहिए वैसे सिर्फ 3 ही होंगे, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं NCERT में, सारे करेंगे खैर हम। तो भाई सबसे पहले देखो, सबसे छोटा रिलेशन से शुरुआत करते हैं। तो द स्मॉलेस्ट रिलेशन R, इसको R1 बोल दो, रिलेशन R1 ऑन A कॉमा विच इज रिफ्लेक्सिव कॉमा ट्रांजिटिव, है ना, यही है ना, बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसा सबसे छोटा रिलेशन R1 A के ऊपर जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो बट सिमेट्रिक ना हो एंड कंटेन्स
एंड कंटेन्स 1,2 एंड 2,3 इज़, क्या होगा ऐसा सबसे छोटा रिलेशन? भाई सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1, 2,2 और 3,3 होना पड़ेगा। ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, पता है ना। अब इसमें भी 1,2 और 2,3 तुम्हें चाहिए। भाई देखो ये रिलेशन तुम्हारा किसी भी एंगल से सिमेट्रिक तो नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव है, बट सबसे छोटा रिलेशन और स्टेबल होने के लिए जो हमको चाहिए ट्रांजिटिव की भी ज़रूरत है, ट्रांजिटिव भी हो नहीं रहा, तो आपकी मजबूरी है 1,2, 2,3 के हिसाब से 1,3 भी आपको लेना पड़ेगा। तो भाई सबसे छोटा रिलेशन जो इस कंडीशन के साथ बन सकता है ना, वो बेटा ये है। तुम्हें दिखाना है कि ऐसे भी 2 और रिलेशन बन सकते हैं, और 2 ही बन सकते हैं, टोटल तो 8 होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा रिलेशन तो खुद इक्विवेलेंस होगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन तुम ले नहीं सकते इसके अंदर क्योंकि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तुम्हारा एक, तो एक तो वैसे ही खत्म हो गया, और छोटे छोटे एक रिलेशन ये नहीं ले सकते अकेला, वो खत्म हो गया। तो तुम्हें 3 दिखाना है कुल मिला के, एक ये है। अब शुरुआत करें, सबसे छोटा है तो इसमें कुछ ऐड करें। क्या क्या ऐड कर सकते हो? 6 पेयर तो हैं तुम्हारे पास, एक तो बचा 2,1 बच रहा है, 3,2 बच रहा है और 3,1 बच रहा है। तो स्टार्ट करें। अगर हम इसमें 2,1 ऐड कर दें इसमें एग्जिस्टिंग में, तो क्या ट्रांजिटिविटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सच में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर 3,2 ऐड कर दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, हो गया अपना काम। तो देखो, नाउ इफ़ वी ऐड 2,1 इन R1 टू गेट R2, देन अगर इसी R1 में हम एक एलिमेंट और जोड़ दें तो चेक करते हैं कि हमारा काम बनता है नहीं बनता। तो 1,2 था तो 2,1 और हमने जोड़ दिया, बाकी 2,3 और 1,3 तो है ही सही। चलो देखते हैं, 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से, 2 का 1 से और 1 का 3 से, तो 2 का 3 से, ठीक है। 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो बिल्कुल सही है सर। आपकी ट्रांजिटिविटी मेंटेन है, रिफ्लेक्सिविटी तो मेंटेन रहेगी सर, बट सिमेट्री की अभी भी नहीं हुआ क्योंकि 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। उसी प्रकार 2,3 है, 3,2 नहीं है। क्लियरली R2 is also reflexive, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो 2 तो हमने ढूंढ लिए, अब तीसरा, तो इसको कैंसिल कर दें। अब हम इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी में 3,2 डालते हैं। अब तुम बोलोगे सर यहाँ रुको, इसी में क्यों डाल रहे हो? इसमें डालोगे, मैंने कहा ऑब्वियसली। तो भाई इसमें डालने से क्या दिक्कत होगी आगे बताऊँगा अभी। तो अब R1 में पहले आपने क्या डाला था 2,1, तो ये मिला। अब मैं R1 में 3,2 डाल रहा हूँ अकेले, देखते हैं उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। नाउ इफ़ वी ऐड 3,2 इन R1 टू गेट R3, देन अब R3 क्या मिल गया आपको? 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 और 3,2 तो आपने ऐड कर ही दिया, और 1,3 पहले से था। मुझे बताओ भाई, अभी भी रिफ्लेक्सिविटी मेंटेन है, सिमेट्रिक अभी भी नहीं हुआ ही है ना, 1,3 3,1 नहीं। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं भाई, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, तो बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हो ट्रांजिटिविटी भी मेंटेन है, रिफ्लेक्सिविटी भी मेंटेन है। अगेन R3 इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट। सर यहाँ तक भी हो गया। अब सर आगे की बात करें, अब ये भी हमने करके देख लिया, बट सर अभी भी तो पेयर बच रहे हैं। अब आपके क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं? या तो मैं इन दोनों को साथ डालता, मैंने क्या किया, इसको R1 में अलग डाला और इसको R1 में अलग डाला, उससे 2 नए सेट बना लिए। अगर मैं इन दोनों को साथ में डालता तो क्या होता है देखो, अगर मैं 2,1 और 3,2 को साथ में डाल देता तो तुम्हें मजबूरी में 3,1 भी डालना पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ट्रांजिटिविटी मेंटेन करनी थी। देखो यहाँ पर, इसे मैं थोड़ी देर के लिए डाल के देख लेता हूँ। यहाँ कोने पे मैंने 2,1 और लिख दिया, अभी 3,2 और 2,1 साथ में लिख दिया मैंने R4 बनाने के लिए चौथा रिलेशन। देखो 3 का 2 से, 2 का 3 से, तो 3 का 1 से कहाँ है? ट्रांजिटिविटी मेंटेन नहीं हो रही, तो तुम्हें ये भी डालना पड़ेगा। और ये डालते ही तो रिलेशन तुम्हारा क्या भी हो गया, सिमेट्रिक। तो दोनों को तो साथ में नहीं डाल सकते थे। तुमने कहा चलो ठीक है, इसको अकेले क्यों नहीं डाल के देखा? मैंने कहा चलो ठीक है, R1 लिख रहा है यहाँ पर, R1 के कोने पे मैं x को भी लिख देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से है,
2 का 3 से, 3 का 1 से, तो 2 का 1 से है क्या इसमें? नहीं है, इसलिए इसको अकेले डालने का भी कोई सेंस नहीं बनता था। लेकिन सर इसको लिखेंगे कैसे? दिक्कत लिखने में ही तो आती है, तो मैंने कहा चलो लिखो। मैंने इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रखा है वैसे तो, चलो मैं खुद लिखा देता हूँ। नाउ if we try to add क्या ऐड किया था हमने? नाउ वी ट्राई टू एड 2,1 एंड 3,2 टुगेदर, या तो हम इनको टुगेदर लिखते और एक और था और 3,1 और 3,1 इंडिविजुअली, यानी कि या तो हम दोनों को साथ में ऐड करने की कोशिश करते हैं, इसको इंडिविजुअली ऐड करने की कोशिश करते हैं, कॉमा, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांजिटिविटी, कॉमा, we would be forced to add remaining pairs, comma, which would have made the relation symmetric. Hence the number of required relations are 3. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इफ़ वी ट्राई टू ऐड दिस टुगेदर और दिस इंडिविजुअली, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांजिटिविटी we would be forced to add remaining pairs which would have made the relation symmetric if we tried to add. तो फिर यहाँ पर भी ट्राइड कर लो अंग्रेज़ी के हिसाब से, है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा उस वे में लिख दिया, टेंस चेंज कर दिया। तो अगर हम ट्राई करते, इफ़ वी ट्राई टू ऐड दिस टुगेदर इंडिविजुअली, अगर ऐसी कोशिश करते इसको अलग से लिखने की, इन दोनों को साथ में लिखने की, तो हमें ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के चक्कर में बाकी पेयर भी लेने पड़ते, और जैसे तुम बाकी पेयर लेते तुम्हारा रिलेशन सिमेट्रिक भी बन जाता। मतलब कुल मिला के हर केस में वो इक्विवेलेंस बन रहा था। इसीलिए हमारे जो रिक्वायर्ड रिलेशंस है रिक्वायर्ड कंडीशन के साथ वो 3 ही हो सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लो। तो अगर नोट हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 30 देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। शो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3 कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1 इज 2। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 48 है। जल्दी से बोर्ड के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 था ना ये, आई होप, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 था। तो हमसे कहा गया है कि इसके अंदर आपको एक सेट है और इस सेट के ऊपर आपको बताना है कि ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1,2 हो, 2,1 हो, एक साथ हो, ऐसे 2 ही रिलेशन बन सकते हैं। तो भाई सबसे पहले सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन जो इन दोनों को कैरी करता हो वो कौन सा होगा? द स्मॉलेस्ट equivalence relation containing 1,2 and 2,1 is, इस सेट के ऊपर कौन सा रिलेशन बन सकता है? R1। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस होने के लिए भैया उसको क्या करवाओ, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब 1,2 और 2,1 तो हमारी मजबूरी है, कुछ और डालना पड़ेगा क्या? ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही सबसे छोटा रिलेशन। ढंग से देखो, ट्रांजिटिविटी मेंटेन्ड है और आपका काम एक वो जो दोनों पेयर चाहिए वो हो रहा है, और सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री भी पूरी की पूरी मेंटेन्ड है। तो सबसे छोटा रिलेशन तो ये होगा। अब भाई टोटल 9 पेयर हो सकते थे, अभी हमने 5 लिखे हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ 4 पेयर्स। ठीक है, आपको दिखाना है कि ऐसे 2 ही रिलेशन बन सकते हैं। पहला तो हमने लिख ही दिया सबसे छोटा, और एक रिलेशन और होगा, उसके अलावा नहीं होंगे। ऐसा क्यों है तो मैं थ्योरी में लिखवा देता हूँ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तुम अपने आप समझ जाओगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 पेयर्स। भैया एक क्रॉस ए में टोटल 9 पेयर होते हैं, ठीक है, तो उतने रिलेशन बन सकते हैं, वो इक्विवेलेंस सबसे बड़ा रिलेशन होता है। तो 4 पेयर्स कौन कौन से बचे? 2,3 बचा, तो 3,2 बचा, वैसे ही 1,3, 3,1 बचा। तो अब तुम सोचो
कि तुम इसमें ही इनमें से कुछ ऐड करोगे। तो सोचो अगर तुम 2,3 ऐड करने जाते हो तो तुम्हें सिमेट्री के लिए 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर वो करते हो तो तुम्हें ट्रांजिटिविटी की वजह से ये दोनों भी ऐड करने पड़ेंगे। मतलब अगर इन चारों में सब कुछ एक भी ऐड करने आते कोई भी एक, तो तुम्हें बाकी ट्रांजिटिविटी और सिमेट्री मेंटेन करने के चक्कर में बाकी 3 को भी ऐड करना ही पड़ेगा। if we add any one of them, से मान लो 1,3 आप ऐड करने जाते हो, ठीक है, कॉमा, then for symmetry we must add 3,1। भाई 1,3 करते तो 3,1 तो करना पड़ेगा, तो सिमेट्री के चक्कर में करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा तो भाई देखो 1,2 है, सॉरी 2,1 है और 1,3 है, तो तुम्हें 2,3 भी चाहिए, तो 2,3 भी करना पड़ जाएगा। और ये करोगे तो फिर सिमेट्री के लिए ये भी करना पड़ेगा। वी मस्ट ऐड दिस, फुल स्टॉप। देन फॉर ट्रांजिटिविटी कॉमा, वी आर फोर्स्ड टू ऐड 2,3 एंड 3,2। तो मतलब अगला तो जो इससे सबसे बड़ा रिलेशन होगा इक्विवेलेंस, वो क्या होगा, यूनिवर्सली होगा। सो द रिलेशन या ऐसा लिखो, सो द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, सो द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन just bigger than R1 is the universal relation itself, तो इससे जस्ट बड़ा रिलेशन हमारी कंडीशन के साथ कौन सा होगा, सिर्फ यूनिवर्सल रिलेशन। therefore the number of desired relations are 2। और हमें यही बताना था, क्वेश्चन में यही पूछा था, बिल्कुल यही पूछा था कि हमें 2 रिलेशन ऐसे होंगे, ये हमें दिखाना है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 2 रिलेशन बन सकते हैं। सबसे छोटा है तो ये, और सबसे बड़ा तो कौन सा, खुद A क्रॉस है, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Given a non-empty set X, consider P of X, which is a set of all subsets of X. Define the relation R in P of X as follows. For subsets A, B in Px, A is related to B if and only if A is a subset of B. Is R is an equivalence relation on Px? Justify your answer. ये NCERT की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर देखेंगे। हमसे कहा गया है कि A और B ये 2 सबसेट है, किनके, या 2 एलिमेंट है पावर सेट के। भैया पहली बात तो इसमें दे रखा कि कोई सेट X रहा होगा कुछ, ठीक है, उसके हमने सबसेट्स निकाले, तो उसी के सबसेट के भी सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट। यानी कि इसके जितने भी, मान लो इसमें 2 एलिमेंट है 1,2, तो 4 सबसेट्स बनेंगे, उन चारों सबसेट के भी कलेक्शन को क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो उन्हीं पावर सेट के ऊपर ये एक रिलेशन डिफाइंड है P of X के ऊपर, ठीक है। तो हम मानते हैं, हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा। रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि 2 सेट आपस में तब रिलेट करेंगे जब कोई पहला वाला दूसरे का सबसेट हो। यहाँ तक समझ में आया। हमें देखना है कि सर क्या ये इक्विवेलेंस होगा नहीं होगा। पहली नज़र में अगर ये देखो, बताओ ये MCQ में ज़्यादा आता है वाला सवाल, और पहली नज़र में देखने पर लगता है कि हाँ ये इक्विवेलेंस हो सकता है, पर दिक्कत आएगी सिमेट्री में, तो वो चेक करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। NCERT का ही क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो लेट A बिलोंग्स टू P of X, P of X के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। तो मान लो कोई सबसेट है P of X के अंदर, तो सबसेट भी क्या सेट ही होगा A। तो मुझे बताओ हर सेट खुद का सबसेट होता है, सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स उसमें पढ़ा था, हर सेट खुद का सबसेट होगा, यानी कि अगर A है वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, यानी कि जो A है वो खुद से रिलेट करेगा ही करेगा। इसका मतलब आपका जो R है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर और बोल दूँ मैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात जब आती है कि क्वेश्चन में हमसे कहीं नहीं कहा गया है ये सिंबल तो किसका है, प्रॉपर का, तो उसके अकॉर्डिंग कोई रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। बट बहुत सी बुक्स रिफ्लेक्सिव लिखती हैं, बहुत सी नहीं लिखती। इसी सेम क्वेश्चन को तुम मिला के देख लेना, मैं नाम नहीं लूँगा बुक्स के, काफ़ी फेमस बुक्स हैं सारी की सारी।
तो जब मैं क्वेश्चन उठा रहा था ना तो ये एनसीईआरटी का वैसे तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जिस बुक में होते हैं, अरिहंत की देखी मैंने, एनडी मिलाई और वेबसाइट्स पे भी सब में अलग अलग दे रखा है ये। भाई तुमसे पूछा ये कि इक्विवेलेंस से, तो एनसीईआरटी तो सीधा नो लिख देती है, पर वो नो आया किसकी वजह से? सिमेट्रिक नहीं है तो मैंने खुद नहीं बोल दिया, बट क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं इस बात से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपकी एनसीईआरटी इस बात को नहीं बताती, पर बुक्स कन्फ्यूज़ करती हैं। तो अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो सर फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया? अभी के लिए मान लेते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना ये तो ट्रू है, तो मैं इसको फॉलो करते हुए ये बात लिखवा रहा हूँ। हालांकि कोई टीचर तुम्हारा गलत कर नहीं सकता इस चीज़ को, ये मेरा मानना है। फिर टीचर की अपनी खुद की भी एक हो सकती है कि भाई हो सकता है वो कौन सी बुक फॉलो करें। ठीक है बच्चों, ये मैंने समझा दिया कि यहाँ पर एक ये चीज़ होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही लिखवा रहा हूँ मैं। तो सिमेट्री की बात करते हैं, तो लेट A, B बिलोंग्स टू P ऑफ X सच दैट A इज़ रिलेटेड टू B। तो भैया अगर A रिलेटेड टू B है तो A सबसेट होगा B का, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट B इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ A, है ना भाई। हो सकता है A हो 1,2 और B हो 1,2,3, तो A तो B का सबसेट है, पर B क्या A का सबसेट है? नहीं। तो सिमेट्री इस केस में कंपलसरी या नेसेसरी नहीं है। इम्प्लाइज दैट B is not a subset of A, which implies that B is not related to A, which implies that R is not symmetric। तो ये नॉट सिमेट्रिक होता है, इस वजह से इक्विवेलेंस नहीं है। ट्रांजिटिव तो ये होगा, समझ में आया? इसलिए ये अगर कहीं रिफ्लेक्सिव या नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा भी है तो तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो नो ही है, यस और नो में आंसर देना था अपने को। तो और जब हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बस वो वाली बात है। तो लेट A, B, C बिलोंग्स टू P of X such that कि A is related to B and B is related to C। इसका क्या मतलब है कि सर A तो सबसेट होगा B का एंड B सबसेट होगा C का। इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि A भी सबसेट होगा C का, यानी कि A भी रिलेटेड होगा C से। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि A अगर C से रिलेटेड है तो R इज़ ट्रांजिटिव, R is transitive। Now, comma, R is reflexive and transitive, but not symmetric. Therefore, R is not an equivalence relation। ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देता हूँ मैं, EQ तुम पूरा लिख के आना है ना। इक्विवेलेंस की स्पेलिंग तो आती है ना, क्या होती है? EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन पूरा लिखा करो, वरना काट देंगे टीचर यहाँ पर, है ना। नंबर कटता है बेटा इसका। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, आपको सिर्फ नो में आंसर देना है। तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी नोट करो, और आई होप नोट हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3 number of relations containing 1,2 and 1,3 which are reflexive and symmetric but not transitive is। ये ऑप्शनल है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है, बट मैं इसका सॉल्यूशन ओरली एक बार आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, उसके बाद ही आपका इसका आंसर बताऊंगा। तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैंने पूरा आंसर बोर्ड पे लिख भी रखा है, और मैं पहले भी 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ लाइव। सो आई डोंट थिंक कि मुझे एक एक स्टेप लिखवानी पड़ेगी। तो टाइम बचाने के लिए करते हैं, अगले क्वेश्चन भी ऐसा ही करेंगे, वैसे भी MCQ है। तो हमसे पूछा गया है कि एक ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जो पहली बात तो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, और उनके अंदर ये दोनों पेयर्स आते हों। तो हमने कहा बनाते हैं, ठीक है। हमको कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो मैंने कहा सबसे छोटा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो वो ये है। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रांजिटिव है, या ट्रांजिटिव होना नहीं होना एक ही बात है। अब इसी में हमें क्या ऐड करना है, 1,2 और 1,3, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही हम 1,2 1,3 ऐड करने जाएंगे बच्चों, सिमेट्री बीच में आ जाएगी, तो 2,1 और 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी बात आ गई, ये थ्योरी बन जाएगी अपने आप आपकी। तो आपका R1 ये बन गया, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये आपका पहला रिलेशन तैयार है आपकी कंडीशन के हिसाब से, तो एक तो बनेगा। मुझे एक बात का जवाब दो कि जब आप में से बच्चे हो कोई पेयर, ये जो R1 है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें ये दोनों के दोनों हैं। अब जो बच्चे हुए 2 पेयर हैं, जैसे ही आप ये ऐड करने जाओगे, पहला पेयर ऐड करोगे तो आपको दूसरा भी करना पड़ेगा सिमेट्री की वजह से, और जैसे ही आप ये करते हो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है,
समझ रहे हो क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, बट 2 का 3 के साथ नहीं है। तो जैसे आप इन दोनों में से कोई एक भी पेयर इसमें ऐड करने जाओगे, आपको सिमेट्री की वजह से दूसरा करना पड़ेगा, और जैसे ही करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? इससे जस्ट बड़ा रिलेशन कौन सा होगा? इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस होती है तो बेटा वो ट्रांजिटिव भी होगा, तो आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई या आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो नाउ इफ वी ट्राई टू ऐड बोथ ऑफ द पेयर or anyone alone in R1, then it will become transitive also. Hence R1 is the only required relation. तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन था आई थिंक मैंने बनाया था, कहाँ गया? हाँ, पहला ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब है एक रिलेशन। इसलिए मैं क्लेवर था, मैंने यहाँ पर आर को नाम नहीं दिया था, मैंने R1 यहाँ नाम दिया, ठीक है। और ये तुम भी जितने क्वेश्चन करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वेरिएंस के साथ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसका सॉल्यूशन नोट करना है डिटेल में तो कर लो, इसमें लिए भी टाइम दे रहा हूँ, वैसे ही ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शन वाला MCQ है, तो नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वो भी सिमिलर है कि वापस से आपको वही सेट दिया है 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बताने हैं जिसमें 1,2 लाई करता हो। ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 1,2 आता हो? तो जल्दी से इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि भाई हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए जिसके अंदर क्या होना चाहिए? 1,2। तो ऐसे कितने इक्वेशन कितने रिलेशन बनेंगे? तो बच्चों इसमें मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैंने पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, और ऐसा ऐसा का छाप सकते हो चाहो तो, वरना तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब कैसा है देख लो। एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बिल्कुल बहुत बार रट लिया, आखिरी लेक्चर है आज तो, अब तक तो याद हो ही गया होगा। द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2 इज दिस, साफ साफ है, दिख भी रहा है भाई, तो एक तो बन गया। अब जैसे भी इससे बड़े के लिए जाओगे, आपके पास 4 पेयर्स बच गए हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक पेयर ऐड करो, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस चाहिए तो आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे ही किसी एक को ऐड करने जाते हो दूसरा ऐड करना मजबूरी, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ था जो मैंने लिखवाया था, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करते हो तो बच्चों ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के लिए बच्चों को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऑल्सो फॉर ट्रांजिटिविटी वी आर रिक्वायर्ड टू ऐड दिस एंड दिस। तो आप किसी भी एक को ऐड करो, उसका जो काउंटर पार्ट है, जैसे इसको ऐड करते हो तो ये, इसको करते हो तो ये, वो तो सिमेट्री के चक्कर में ऐड हो गया, बचे हुए दो ट्रांजिटिविटी के चक्कर में ऐड हो गए। हैंस द ओनली इक्विवेलेंस रिलेशन बिगर देन R1 इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। ये पहले भी एक बार अपने साथ एक रिलेशन में हो चुका है। दिस शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1,2 इज 2। बच्चों समझ में आया? ये आपके साथ ऑप्शन नंबर बी था, NCERT का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आया? तो आई थिंक कि अब आपके NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर किसी को नोट करना हो तो कर लो, और अगर नोट हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट द यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट ए नीड नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। चलिए देखते हैं। तो देखिए जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी 34 का ही लिखेंगे। हाँ भाई, हमसे कहा गया है कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन लो और ये बताओ कि उनका यूनियन भी इक्विवेलेंस होगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो लेट R1 एंड R2 बी 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट A इक्वल्स टू 1 2 और 3। तो मान लो इस सेट के ऊपर R1 R2 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, कॉमा विच आर गिवन बाय, तो हमें एग्जाम्पल ही देने सिर्फ, तो कोई डेफिनेशन नहीं देने वाला, मैं सीधा रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो R1 को तो मैं ऐसा लिखता हूँ 1,1 2,2 3,3 और 1,2 और 2,1। तो बच्चों ये इक्विवेलेंस है, बिल्कुल है, ए के ऊपर है। और R2 की मैं डेफिनेशन इस तरीके की लेता हूँ कि वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो लेट्स सी 1,3 चलेगा, ठीक है बच्चों। ये भी क्या इक्विवेलेंस है? बिल्कुल है सर। तो R1 एंड R2 अपने आप में इंडिविजुअली इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें ये बताना है कि इसका यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा। और मैंने एग्जांपल जानबूझ के वैसे ही लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। नाउ R1 यूनियन R2 करें, यूनियन होगा क्या? 1,1 2,2 3,3, फिर 1,2 2,1 एंड वैसे ही 1,3 और 3,1, ये यूनियन हो गया। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, क्या यूनियन इक्विवेलेंस है? सर इंडिविजुअली चेक करें, रिफ्लेक्सिविटी है,
सिमेट्री है, ट्रांजिटिविटी नहीं है सर, क्योंकि 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ मिसिंग है। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली R1 यूनियन R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव as 2,1 belongs to R1 union R2 and 1,3 belongs to R1 union R2, but 2,3 does not belongs to R1 union R2. Hence R1 union R2 is not an equivalence relation. तो आप नीचे लिख सकते हो, therefore it is not necessary that the union of two equivalence relation is also an equivalence relation. यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो अगर समझ में आ गया तो। और जिन लोगों का नोट हो चुका है उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Let S be the set of all points in a plane and R be a relation on S defined as the set of all P, Q such that distance between P and Q is less than 2 units. Show that R is reflexive and symmetric but not transitive. जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। ठीक है, हमें क्या बताना है इसके अंदर? इस रिलेशन में हमें ये बताना है कि आपका जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई देखिए, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम हो, यही हमारी डेफिनेशन है रिलेशन की, तभी पी और क्यू क्या करेंगे, रिलेट करेंगे आपस से। तो सर सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करें। लेट पी बी अ पॉइंट इन एस। एस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो मान लो में कोई पी एक पॉइंट है, देन डिस्टेंस बिटवीन P and P will be 0। भाई खुद से डिस्टेंस क्या होती है, 0, विच इज़ लेस देन 2 यूनिट्स, कॉमा विच इज़ लेस देन 2 यूनिट्स, hence P, P belongs to R, which implies that R is reflexive। ये तो शो भी करना था भाई, ये भी तो सिमेट्रिक भी होगा। ये समझ में आया बच्चों? सिमेट्री चेक करें। ठीक है, 2 पॉइंट ले लें। लेट P, Q belongs to S such that P, Q belongs to R। मान लो P और Q S के दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं आपस में, यानी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से कम है। implies that distance between P and Q is लेस देन 2 यूनिट्स। यही मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ, जो रास्ता P से Q के घर जाता है वही रास्ता Q से P के घर भी तो जाता है, तो रास्ता तो सेम ही है बच्चों। सो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P इज़ ऑल्सो लेस देन 2 यूनिट्स, विच इम्प्लाइज दैट Q, P ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब भाई P, Q आपस में रिलेटेड था और Q, P भी आपस में रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ तक भी क्लियर था। ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन साफ कह रहा है कि हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं होंगे। तो क्या होता है, ट्रांजिटिव हो तो सबके लिए हो और ना हो तो किसी एक के लिए भी अगर आप दिखा पाओ कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये अनसेफ है, तो आप क्या बोल देते हो कि हम झूले में नहीं बैठेंगे भैया, झूला अनसेफ है। यही तो होता है। तो सेफ्टी की परिभाषा क्या है, सबके लिए सेफ हो, ट्रांजिटिव सबके लिए हो। तो एक एग्जांपल ऐसा पकड़ लो जो ट्रांजिटिव ना हो, तो ले लेते हैं। लेट पॉइंट्स P, Q, R तो यूज़ कर लिया, P, Q एंड N let P, Q, N have the following coordinates respectively। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है कि P का कोऑर्डिनेट तो दे दिया 1,0, Q का कोऑर्डिनेट मैंने कन्वीनियंटली अपने हिसाब से दिया है 1.5,0 और मैं N का कोऑर्डिनेट जानबूझ के दूंगा 3.4,0।
बच्चों साफ साफ देखो, पी और क्यू में जो डिस्टेंस है वो 0.5 का है, क्यू और एन में जो डिस्टेंस है वो 1.9 का दिया है, लेकिन जब पी और एन में डिस्टेंस निकालने जाओगे ना वो कितने का आएगा, 2.4 का। क्लियरली कॉमा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज लेस देन 2 यूनिट्स। हम ये ट्रांजिटिव में ये तो करते हैं कि पी क्यू रिलेटेड है, क्यू एन रिलेटेड है, फिर चेक करते हैं पी एन रिलेटेड है या नहीं। तो मैंने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट लिए मैंने लिखा नहीं है फॉर्मली, वो यहाँ लिखवा रहा हूँ कि पी और क्यू का डिस्टेंस लेस देन 2 यूनिट्स है, इम्प्लाइज दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एन इज ऑल्सो लेस देन 2 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि Q, N भी R में बिलोंग करता है, ठीक है। बट डिस्टेंस बिटवीन P एंड N, बट डिस्टेंस बिटवीन P एंड N इज नॉट लेस देन 2 यूनिट्स। सो P, N डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है बच्चों, तो यार P, Q R में बिलोंग कर रहा है, Q, N कर रहा है, लेकिन P, N R में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये तो बताना था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो जिसको समझ में आया जल्दी से नोट कर लो, और जिनको नहीं आया वो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो नोट हो गया होगा आई होप। तो जिन लोगों का नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Prove that the relation R on the set Z of all integers numbers defined by the set of all x, y belongs to R if x minus y is divisible by n is an equivalence relation on Z। यानी कि x, y R में बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई n से डिवाइड होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें दिखाना होगा। तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। हमारा रिलेशन ये कहता है कि x, y R में लाइक तब करेगा जब x और y का जो डिफरेंस है वो n से डिविजिबल हो। बच्चों ये सवाल जेनरिक सवाल है, जनरल। इसके हम स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर चुके हैं कि डिविजिबल बाई 2 हो, 3 हो, शायद 4 तक भी हमने किए हैं। तो मेरे को पता है 2 या 3 सवाल तो मैं करा चुका हूँ इसके ऊपर, ये जनरल है। अब ये जो चीज़ है ना कि x माइनस वाई n से डिविजिबल हो, इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n। और यहाँ पर m होता है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, b होता है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो b। ठीक है, अभी क्या टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ये मैं लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 38 में, जो मैंने आपको थंबनेल पर भी आई थिंक मेंशन कर रखा है और अभी तक नहीं पढ़ा है। तो मैं लास्ट में फिर रिकॉल करवाऊंगा कि क्यों था, उसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा कि आर डी शर्मा में एक सवाल दे रखा है उसके ऊपर। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, बहुत ईजी चीज़ होती है। इसी चीज़ को कहते हैं बच्चों कि एक्स एंड वाई आर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n, क्योंकि उनका डिफरेंस n से डिविजिबल है, यही मतलब होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में हम करेंगे स्पेसिफिकली। हमें बताना है कि भाई ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस होगा। तो बच्चों 2, 3, 4 में हम कर चुके हैं, जब वो स्पेसिफिक हो गए तो जनरल है। अगर इसके लिए प्रूफ कर देते हो तो तुम वो 2, 3, 4 तो होने ही थे, इसलिए इसको लास्ट में करवा रहा हूँ मैं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करें। लेट a बिलोंग्स टू z, मान लो a कोई आर्बिट्ररी इंटीजर है, देन a माइनस a इक्वल्स टू 0 कॉमा विच इज डिविजिबल बाई n। क्यों, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो 0 क्रॉस n। ठीक है, तो ये n से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि a खुद से रिलेट करेगा, यानी कि a, r में बिलोंग करेगा। इसका मतलब आपका r क्या होगा, वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक हो गई। सर सिमेट्री की बात करें, लेट a, b बिलोंग्स टू z सच दैट a, b बिलोंग्स टू r। कोई दो इंटीजर हैं जो रिलेशन में है, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक दूसरे से रिलेट करने का मतलब क्या करता है, इम्प्लाइज दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई n। इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी समथिंग कुछ ऐसा होगा फॉर सम p बिलोंग्स टू z। बच्चों अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम्हारे मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं, बड़ी क्लास की 7th की क्लास की दिक्कत है, फैक्टर वगैरह बोलते हैं। मान लो अगर जो 12 है वो 4 से डिविजिबल है, यानी कि वो 4 से डिवाइड होता है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि वो 4 से डिवाइड होने पर कोई इंटीजर देता होगा, 3 देता है। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू सम इंटीजर 3। जो क्वेश्चन है ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र है। डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करने पर जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन।
और अगर वो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इंटीजर आ रहा है, तब हम कहते हैं कि एक नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल या फिर सिंपली डिविजिबल है। समझ में आया? तो क्योंकि 12 4 से डिविजिबल है तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर a माइनस बी एन से डिविजिबल है तो वो भी कुछ टाइम्स तो जाता होगा, मतलब a माइनस बी अपॉन एन p टाइम्स जाता होगा, तो हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए क्या होगा, एन ऑफ माइनस पी फॉर सम माइनस पी बिलोंग्स टू जेड। भैया अगर p को इंटीजर है तो माइनस पी भी इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका b कॉमा जो a है वो भी r में लाई करेगा, विच इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। यहाँ तक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी चेक कर लें तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r फॉर सम इंटीजर। चलो लिख देता हूँ, फॉर सम a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z। देन ये आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू एन पी फॉर सम p बिलोंग्स टू z। और बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, यानी कि b माइनस सी इज इक्वल्स टू एन क्यू। हो सकता है भाई b माइनस सी हो सकता है ना कुछ और टाइम जाता हो। 12 4 से कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स, तो 16 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, अपना अपना मज़ा है। तो फॉर सम इंटीजर्स, सॉरी फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू जेड। बच्चों ठीक है, तो सर इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि a माइनस बी प्लस ऑफ b माइनस सी, वो क्या होगा, एन पी प्लस एन क्यू। सर ये सम तो हो गया a माइनस सी, और ये क्या आ गया, n ऑफ p प्लस क्यू। तो सर अगर p इंटीजर था, q इंटीजर था, तो p प्लस क्यू भी क्या रहा होगा, इंटीजर। और अगर कोई नंबर इंटीजर टाइम्स जा रहा है किसी दूसरे नंबर से, तो यानी कि आपका n इनका भी क्या है, एक फैक्टर है। या यूँ कहूँ कि आपका जो a माइनस सी है वो भी n से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स, p प्लस क्यू टाइम्स। दैट इज a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। चाहो तो रीज़न भी लिख सकते हो, सिंस p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू z, सिंस p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज दैट p प्लस क्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू z। यानी कि अगर p और q z में जाते हैं तो उनका सम भी एक इंटीजर होगा। और अगर इंटीजर टाइम्स आपका a माइनस सी किसी से जा रहा है, तो यानी कि आपका n उसका एक फैक्टर है, इसलिए उससे वो डिवाइड हो रहा है। 4 12 का एक फैक्टर है ना बेटा, तो क्या लिख सकते हो कि a माइनस सी भी n से डिविजिबल है। और अगर a माइनस सी n से डिविजिबल है बच्चों, तो a कॉमा सी आपस में क्या होंगे, रिलेशन में लाइक करेंगे। इसका मतलब आपका r क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, हैंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इम्प्लाइज दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये बहुत बार हम कर चुके हैं, मुझे लगता नहीं ज़्यादा समझाना पड़ेगा, और जल्दी से नोट कर लीजिए। और जिन लोगों ने नोट कर लिया है उन लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 37, उन लोगों की मतलब तुम सबकी स्क्रीन के ऊपर। लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी आर रिलेशन ऑन n क्रॉस n, है ना। वापस एक लेवल अप हो गया बच्चों, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उन्हीं पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक रिलेशन है, डिफाइंड बाई a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d इफ ad इंटू b प्लस सी इज इक्वल्स टू bc इंटू a प्लस d। चेक वेदर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n क्रॉस n। तो बच्चों जल्दी से बोर्ड के ऊपर देखेंगे, हमें प्रूव करना है कि जो गिवन रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में करा चुका हूँ पहले भी आपको, जो ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर तब रिलेट करेंगे जब उनका प्रोडक्ट इस तरीके से कुछ इक्वल आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। मान लो a कॉमा b कोई आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर है n क्रॉस n में। सर मुझे वो बताओ, अगर a कॉमा b n क्रॉस n में, इसका मतलब क्या है कि a कॉमा b दोनों n में लाई करते होंगे कभी ना कभी। समझ रहे हो, ये सेट की थ्योरी में है कि अगर आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर a और b n क्रॉस n में है, तो कभी ना कभी a इंटू बी आया होगा जब n क्रॉस n आप निकाल रहे होंगे, तो a का b से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, तब जाके ये ऑर्डर पेयर आया होगा। मतलब a और b दोनों कभी ना कभी n के पार्ट रहे हैं। मतलब a और b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स के लिए हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है।
कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करो तो क्या उनके प्रोडक्ट इक्वल आएंगे। सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी लगती है, मल्टीप्लिकेशन में लगती है, लेकिन डिवीजन में नहीं लगती। ए प्लस बी भी बी प्लस ए के बराबर होता है, लेकिन a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। उसी प्रकार से a डिवाइडेड बाई बी भी b डिवाइडेड a के बराबर नहीं होता। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन में लगती है। क्लास 7th 8th और 7th और 8th की मैथमेटिक्स में आता है। तो ये होगा, तो दोनों तरफ इससे और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी इंटू बी प्लस ए किसके बराबर आ गया, बी ए इंटू ए प्लस बी के। अरे सर ये तो डेफिनेशन बन गई कि a का d के साथ प्रोडक्ट और बचा कुचा b प्लस सी, वैसा यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि a कॉमा बी रिलेटेड है a कॉमा बी से, तो रिफ्लेक्सिविटी मेंटेन हो गई। जब सिंगल सेट में n से n में कोई रिलेशन होता है तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है a कॉमा ए, और जब आपका इस बार का रिलेशन क्या है n क्रॉस n से n क्रॉस n पे है तो a कॉमा बी रिलेट होना चाहिए खुद से। तो उस टाइम पर रिफ्लेक्सिविटी की ये डेफिनेशन होती है इस वाले केस में, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैं इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों, सिमेट्री की बात कर लें। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो समझ में आ ही गई होगी। ऐसे एक एसोसिएटिव होती थी और क्लोजर प्रॉपर्टी अलग होती थी। क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअल में नेचर पे डिपेंड करती है कि भाई अगर आप 2 रैशनल नंबर ऐड कर रहे हो तो क्या रिजल्ट भी रैशनल आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो 8th क्लास की मैथमेटिक्स रिवाइज कर सकते हो आप घर पे जाके। खैर आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। तो लेट a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। वहाँ पर क्या लेते थे, a कॉमा बी लेते थे कि अगर a b से रिलेटेड है तो b ऐसे होगा। या ऑर्डर पेयर की बात हो रही है तो इसको मान लेंगे कि दोनों कोई n क्रॉस n में लाइक करते हैं, सच दैट a कॉमा बी है वो ऑलरेडी रिलेटेड है c कॉमा डी से। हमें इतना बताना है कि c कॉमा डी भी a कॉमा बी से करेगा। ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए डी इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, बी सी इंटू ए प्लस डी के। अब तुम्हें क्या चाहिए सिमेट्री के लिए कि जो c कॉमा डी है ना वो भी रिलेट करे a कॉमा बी से, इस तरीके से। तो यह निकाल के रख लो। तो इसके अकॉर्डिंग सी बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल्स टू डी ए इंटू सी प्लस बी। ये आना चाहिए। देखते आता है नहीं आता भाई। यहाँ देखेंगे आप, सर इनको इंटरचेंज कर दें तो सी बी सी की जगह मैं सी बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। ए प्लस डी की जगह मैं डी प्लस ए कर दूँ, कॉम्बिनेटिव लो है, कोई मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ए डी की जगह मुझे क्या चाहिए, जमा हुआ ये और सी प्लस बी लिख दिया। इसी से ये लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, और क्योंकि मैंने ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि मेरा सी कॉमा डी भी ए कॉमा बी से इस तरीके से रिलेट कर रहा है। ये तो मेरी डेफिनेशन थी, इससे मैंने ये लिखा, इससे मैंने ये जमाया और ये जम गया। इसका मतलब ये भी इस तरीके से डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइड में लिखने का ये फ़ायदा मिलता है आपको। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि आर सिमेट्रिक भी हो गया है ना। नॉर्मल सेट में सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। यहाँ क्या है कि एक ऑर्डर पेयर इस तरीके से है तो रिवर्स में भी आपका ऑर्डर पेयर रिलेशन में आना चाहिए। तो बच्चों ट्रांजिटिविटी चेक कर लें। या पहली बार ऐसा हुआ है कि सिमेट्री में बोर्ड भर गया लेफ्ट साइड का, है ना, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में। तो लिखेंगे लेट ए कॉमा बी। अब बच्चों यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सच दैट इस तरीके से कि ए कॉमा बी है वो तो रिलेट करेगा सी कॉमा डी से, एंड सी कॉमा डी है वो रिलेट करेगा बच्चों ई कॉमा एफ से। तो हमें यही चेक करना है कि क्या ए कॉमा बी भी ई कॉमा एफ से रिलेट करेगा। ट्रांजिटिविटी की यही डेफिनेशन होती है। इसका मतलब है बच्चों ये रिलेट कर रहा है, मतलब ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी, और ये रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सी एफ इंटू डी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। तुम्हें क्या चाहिए, कोने पे लिख के रख लो। मुझे चाहिए भैया कि ए कॉमा बी जो है ना वो रिलेट कर जाए ई कॉमा एफ से। ठीक है बच्चों, उसके लिए क्या चाहिए, ए एफ बी प्लस ई के बराबर और बी ई चाहिए ए प्लस, ये आपको आना चाहिए, इससे लेके आना है। तो सर देखो सबसे आसान तरीका बताऊँ, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो दोनों के RHS LHS आपस में मल्टीप्लाई कर लो दोनों इक्वेशन को, उससे भी तुम्हारा आंसर बैठ सकता है, पर वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारा थोड़ा सा लंबा जा सकता है बच्चों।
तो सर हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, तो मैंने कहा क्योंकि वो लंबा जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों तरफ पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। भाई मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कह रहा हूँ, उसका मतलब है ये b प्लस सी होल अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू a प्लस डी अपॉन ए डी एंड d प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू c प्लस एफ अपॉन सी एफ। अलग अलग कर ले बच्चों, सेपरेट करोगे तो क्या बचेगा, 1/v b अपॉन बी सी, बी से बी कैंसिल, वैसे ही c अपॉन बी सी से c कैंसिल, यहाँ पर भी ऐसा ही बचेगा। अब तो तुम्हें आंसर दिखने ही लग गया होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वैसे ही उसी तरीके से 1/d प्लस 1/e इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/f। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। मुझे कह रहा था प्रोडक्ट करने के, अभी तुम देखना समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा था। क्या करें, एडिंग 1 and 2 कॉमा दोनों को ऐड करें तो 1/p प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e, दोनों के LHS ऐड हो गए, तो सर दोनों के RHS भी ऐड कर दें। सर 1/c से 1/c ऑटोमेटिकली कैंसिल, 1/d से 1/d ऑटोमेटिकली कैंसिल। दोनों का एलसीएम ले लें बच्चों, b प्लस e का। तुम देख भी रहे हो, कुछ कुछ तुम्हें आंसर दिखने लग गया होगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा ऊपर e प्लस बी होल अपॉन बी ई, और यहाँ पर मिलेगा f प्लस ए होल अपॉन ए एफ। चलो इसको b प्लस ई ही लिख लो। क्यों, क्योंकि मेरे को ये चाहिए। नीचे लिखने का फ़ायदा है ना, इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a प्लस एफ। एक ही बात है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए एफ इंटू बी प्लस ई इज इक्वल्स टू बी ई इंटू ए प्लस एफ मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो a कॉमा बी है वो भी रिलेट कर रहा है बच्चों e कॉमा एफ से। इसका मतलब r इज़ ट्रांजिटिव एज वेल, विच इम्प्लाइज दैट r इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा साइड में लिखने का ये फ़ायदा आपको मिलता है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि इनकी डेफिनेशन इस तरह की होती है कि आप दिमाग में वो चीज़ मतलब कैसा जमाना है कि ये ऐसा आ जाए, वो आप सोच नहीं पाते हो, फिर आप नहीं सोच पाओ एग्जाम में स्पॉन्टेनियसली। उससे अच्छा है रफ वर्क में आप साइड में लिख के रख लो, तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाता है। तो जिनको ही समझ में आ गया जल्दी से नोट कर लें, जिनको नहीं आया वापस से वीडियो को रिवाइंड कर लें। ठीक है, और मैं क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, फिर इसमें जो टॉपिक है वो पढ़ाएंगे पहले, तो नोट हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, बट आप लोगों में से ज़्यादातर कोई समझ में नहीं आया होगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m होता क्या है। तो बोर्ड पे आ जाओ। नहीं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m कुछ नहीं होता, दो नंबर को ये तब कहते हैं जब वो m से डिवाइड हो। ठीक है, तो भाई तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, पहले जल्दी से डेफिनेशन नोट कर लो। ठीक है, फिर इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेट m बी एन आर्बिट्रेरी बट फिक्स्ड इंटीजर फुल स्टॉप। देन टू इंटीजर्स, अगर ऐसा है m कोई आर्बिट्ररी इंटीजर है तभी उसको मॉड्यूलो m कह रहे हैं। देन टू इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी congruence modulo m if a minus b is divisible by m। समझ में आया? यानी कि अगर a माइनस बी m से डिविजिबल है तो a और b को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m कहेंगे। अगर a और b मान लो z से डिविजिबल है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो z कहेंगे। अगर x और y z से डिविजिबल है तो x और y को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो z कहेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट ये कि लिखते कैसे हैं इसको, एंड लिखने का सिंबल समझ लो। एंड वी राइट इट एज a 3 बार b और ब्रैकेट में लिखते हैं मोड m। ये है इंपॉर्टेंट लिखने का तरीका। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका नाम दिया गया है कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि अगर आपको याद हो ना बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ये हुआ करता था और ये सिंबल सिमिलैरिटी का हुआ करता था ट्रायंगल्स के केस में। तो उसी का कारण है कि इसका नाम कॉन्ग्रुएंस दिया गया है। ठीक है, यानी कि 10,
ये मोड m, इसका मतलब है डबल वे इम्प्लीकेशन में कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई m। बस इतना सा ये टॉपिक है। अब तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है कांग्रेस मॉड्यूलो m, ये क्या है, इक्विवेलेंस। तुम्हें अच्छी तरह से याद हो, अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 36 में ही प्रूव करवाया, n करवाया था वहाँ पर मैंने, n की जगह यहाँ m है, वहाँ नाम नहीं दिया था इसलिए यहाँ नाम दे दिया, और कोई फ़र्क नहीं है बच्चों। फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा, सेम है एग्जैक्टली। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल मैंने लिखा है 18 ट्रिपल बार 3 और ब्रैकेट में लिखा मोड 5। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि 18 माइनस 3 5 से डिविजिबल है, बिकॉज 18 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15 कॉमा विच इज़ डिविजिबल बाय क्या है 5। उसी प्रकार से ये पहला एग्जांपल है, मैं 3 ट्रिपल बार 13 मोड 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, बिकॉज 3 माइनस 13 क्या होता है बच्चों, -10, और क्या -10 2 से डिविजिबल है इसलिए मोड 2 लिखा है, कॉमा विच इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन बट मैं 25 कांग्रेस मॉड्यूलो 4 नहीं लिख सकता। 25 को 2 को मोड 4 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि बच्चों अभी आप अपने आप देखना, बिकॉज 25 माइनस 2 क्या होता है 23, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। और एक एग्जांपल और ऐड कर लो इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 36 से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 कॉमा आप लिख सकते थे वहाँ पर, क्योंकि x और y में था, x मॉड्यूलो y, x एंड y आर मॉड्यूलो n, ये आप लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे, क्योंकि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल था, तो ये ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। उस क्वेश्चन में था ऐसा, इसलिए वहीं सब लिख सकते हैं। तो x y को क्या लिखता है, कांग्रेस मॉड्यूलो n, यानी कि x एंड y आर कांग्रेंस मॉड्यूलो क्या आएगा, n आएगा ना बच्चों, m नहीं आएगा। तो वैसे ही a और b को कांग्रेंस मॉड्यूलो m तब कहते हैं जब उनका जो डिफरेंस है वो m से डिवाइड हो जाए। समझ में आया, ये टॉपिक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं इसी रिलेशन को, इसी कचरे को, तुम्हें क्या प्रूव करना है, कचरा ये एक तरीके से मेरे हिसाब से तो इसका कोई सेंस नहीं था अलग से नाम देने का, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, तो किसी भी तरह की हो सकती है प्रॉपर्टी। तुम कल से डिविजिबल किया, मैं कुछ और लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, परसेंटेज के ऊपर भी आ सकते हैं हम। तो ये एक ज़बरदस्त इसको नाम दे दिया गया है कि अगर ए और बी का डिफरेंस m से डिवाइड होता है तो इसको बोलेंगे a एंड b आर सेट टू बी कांग्रेस मॉड्यूलो m, n से डिवाइड होता है तो कांग्रेस मॉड्यूलो n। लिखेंगे कैसे, ट्रिपल बार b ब्रैकेट में मोड m। जल्दी से नोट कर लो इस थ्योरी को, फिर क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 वापस से आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रूव दैट द रिलेशन कांग्रुएंस मॉड्यूलो m ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए प्रूव करते हैं, तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब बच्चों इस डेफिनेशन की आपको कोई वो नहीं दी, क्या बोलते हैं, इस रिलेशन की डेफिनेशन नहीं दी, आपको कह दिया गया है कांग्रेस मॉड्यूलो m कोई रिलेशन है, आप जल्दी से उसको क्या प्रूव करिए, इक्विवेलेंस प्रूव करिए। तो मैंने डेफिनेशन बना ली उसकी, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि a कोमा b r में तभी लाई करेगा जब a और b कांग्रेंस मॉड्यूलो m होंगे, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन ही सीधी बात है, बना सकते हो आप। तो ये डेफिनेशन है रिलेशन की कि a कोमा b तब रिलेटेड होंगे जब a कोमा b इसको सेटिस्फाई करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करें बच्चों इस रिलेशन की, तो चलिए चेक करते हैं। लेट a बिलोंग्स टू, किसके ऊपर है ये सेट, मैं तो भूल ही गया, हाँ इंटीजर्स के ऊपर है ये। तो a बिलोंग्स टू z, तो a कोई इंटीजर है, तो बच्चों a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0 इंटू m। सर अगर a कोई इंटीजर है तो a माइनस a 0 होगा, जो किसका मल्टीपल होगा, m का, यानी कि m से डिवाइड हो जाएगा, कॉमा विच इज़ डिविजिबल बाई m। सो अब लिखना कैसे है इसलिए करवा रहा हूँ ये सवाल, मैं छुड़वा भी सकता था। लिखोगे कैसे, तुम गलती करके आओगे, अगर तुम ये डेफिनेशन में लिख के आए हो तो कैसे लिखोगे, सो
ए एंड ए आर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, समझ में आया? इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आर तो दिया ही नहीं है, तुम्हें रिलेशन तुमने माना है, तो ये ऐसा है, इम्प्लाइज दैट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम इज इन्वर्टेड कॉमा में इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे होगा बच्चों सवाल स्टैंडर्ड तरीके से ये, क्योंकि आप कुछ भी नहीं दिया गया है ना, तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर ए एंड ए आर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए और ए उस पर लाई करते हैं, तो आपका रिलेशन पहली बात रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री की बात करते हैं। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर बोर्ड में आ जाए तो ऐसे लिख के आना, पहले बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, और डेफिनेशन बना के आनी तो मैं खुद ऊपर। सिमेट्री की बात करते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट। अब सच दैट में क्या करोगे? गलती मत करना कि ए कॉमा बी आर में लाइक करते हैं, चाहो तो लिख दो, लेकिन क्या करोगे? सच दैट ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। समझ में आया? ए और बी इस तरीके से हैं इंटीजर्स कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एम से डिवाइड हो रहा है। अब हमें बताना है कि बी और ए का भी एम से डिवाइड होगा। सिमेट्री समझ में आ गई? बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया होगा, है ना? इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। इसका ये तो मतलब हुआ, इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एम पी फॉर सम पी बिलोंग्स टू जेड। एन वाले क्वेश्चन में भी यही क्या था, मैंने क्वेश्चन नंबर 36 में। इसका मतलब बी माइनस ए क्या होगा? एम ऑफ माइनस पी फॉर सम माइनस पी बिलोंग्स टू जेड, है ना बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बी माइनस ए है, बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एम। तो ए और बी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम थे, तो भैया बी और ए भी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम हो गए, तो यहाँ पर इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई। अब बी माइनस ए की बात हो रही है, यहाँ ए माइनस बी की, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो ये लिखना आपको आ जाए, इसलिए सवाल अपन कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? ये भी आपका रिलेशन में लाइक करता है, तो वहाँ आपने को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ए कोमा बी आर में लाइक करता था तो बी कोमा ए भी आर में करेगा। समझ में आया? आर बार की ज़रूरत नहीं है, तो सबको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। विच इम्प्लाइज दैट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, यहाँ ए और बी की बात नहीं है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम की बात कर रही है। अब तुम ये ए बी को बोलो, बी ए को बोलो, ए सी को बोलो, एक्स वाई को बोलो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी यहाँ चेक कर लेते हैं अपन। तो मान लो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट कैसे कि ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, है ना? ए और बी आपस में रिलेटेड है, एंड बी एंड सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। तो यानी कि ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम एंड बी एंड सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपकी रिलेशन की डेफिनेशन है, इसलिए मुझे बार बार ऐसा बोलना पड़ रहा है। यहाँ आर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्या मतलब होगा बच्चों कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, लिख सकते हो, वो तुम लिख लेना। तो दैट इज मैं डायरेक्ट लिख दूँ, वो 2 स्टेप खा रहा हूँ मैं, है ना? पहले मैं क्या लिखता? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम विच इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू एम ऑफ पी फॉर सम पी बिलोंग्स टू जेड। वो वाली लाइन खा गया मैं, है ना? वैसे यहाँ पर भी खा जाता हूँ कि बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एम विच इम्प्लाइज दैट बी माइनस सी इज इक्वल्स टू एम ऑफ क्यू फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो दोनों का सम कर लें बच्चों, कर लेते हैं सर। आप कह रहे हो तो करना ही पड़ेगा, वो तो खैर मार कर दो मेरे हाथ में, तुम क्या कर लोगे? तो ए माइनस सी इज इक्वल्स टू एम ऑफ पी प्लस क्यू, है ना? तुम भी कर ही लिया करो कॉपी पे सम। तो ए माइनस सी किसके बराबर आया बच्चों? एम इंटू पी प्लस क्यू के फॉर पी प्लस क्यू बिलोंग्स टू जेड। रीज़न मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, क्योंकि पी और क्यू जेड में तो उनका सम भी इंटीजर होगा ही होगा, सीधी सी बात है। इसका क्या मतलब हुआ है? दैट इज a minus c is also divisible by m। सर ऑल्सो तो ऐसे लिख लो जैसे आपने डिविजिबल पहले बहुत बार लिख दिया हो, लिखना चाहिए था पर मैं स्टेप खा गया था, तो मैं बताया था मैंने, है ना? तो सर a माइनस सी भी m से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट a एंड c इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m। यही तो लिखना था कि a b है, b c है, तो a और c भी आना चाहिए था। इसका मतलब congruence modulo m is transitive as well। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव भी है। implies that
सिंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैंस नहीं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m इज इक्विवेलेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस पूरे रिलेशन का। 38 क्वेश्चन हमने करा, कुछ और भी करा जिनका मैंने नंबरिंग नहीं करी। तो इन पूरे 7 लेक्चर्स में टोटल अपना जो क्वेश्चन काउंट बैठा है वो बैठा है 38 क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर खत्म होते होते ये काउंट हो सकता है 150 तक जाए, बट नए बच्चों में इसको रीसेट करूँगा। अब अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर 8, ये फुल एंड फाइनल लेक्चर था रिलेशंस के ऊपर। अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, वो स्टार्ट होगा फंक्शंस के लिए। तो मैं क्लास 11 के पूरे फंक्शंस पढ़ाऊंगा पहले लेक्चर में, 1-1.5 घंटे का वो भी लंबा लेक्चर होगा। जिसको आते हुए 11 के फंक्शन क्या बोलते हैं फंक्शंस, तो लेक्चर नंबर 9 जो है वहाँ से फॉलो कर सकता है। बाकी जो ब्रशअप करना चाहता हो कंसेप्ट्स को, वो लेक्चर 08 भी ज़रूर देख ले। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन काउंट वापस से रीसेट कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन वहाँ पर भी होंगे फंक्शंस खत्म होते होते, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। 2 एक्सरसाइज तो NCERT की है, तो 70-80 क्वेश्चंस वहाँ भी करेंगे, तो 8-10 लेक्चर वहाँ बनेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन मेरी इच्छा हुई तो मैं अभी अपलोड करूँगा ज़रूर, बट क्योंकि बोर्ड में नहीं आ रहा है तो मेरी इच्छा हुई तो मैं उसको बाद में भी अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें वैसे भी नहीं पढ़ना होगा अभी तो। और मैं अपलोड कर भी दूँगा तो भी तुम नहीं पढ़ने वाले हो। तो हो सकता है मैं फंक्शन के बाद ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दूँ, मतलब क्लास 11 के थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करवा के फिर मैं ITF स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 2। और इन द मीन टाइम अगर मुझे टाइम मिला अपलोड करने का तो मैं बाइनरी ऑपरेशंस भी साइड बाय साइड अपलोड कर दूंगा। तो रिलेशंस के बाद अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे फंक्शन, जो बहुत जल्द मिलेगा आपको। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।